गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने पार्ट नंबर 3 पढ़ा था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनिक एंथैल्पी के बारे में, आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। अब जैसा कि हमने जो आयनन एंथैल्पी पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट हम इसको कह सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था आयनन एंथैल्पी में कि हमको अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करना है यानी उसको बाहर करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में एनर्जी देनी होगी। तो इसका जस्ट इसमें ये करेंगे कि हमको अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को डालना है यानी किसी एटम को इलेक्ट्रॉन क्या करना हो, गेन करना हो, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में क्या पढ़नी पड़ेगी, उस केस में जो एनर्जी यूज़ होगी वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा जो दी जाती है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। तो हम पढ़ लें इसे एक बार। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एन एनायंस। दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी जब कोई उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है तब कुछ ऊर्जा की उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसे डेल EgH से व्यक्त किया जाता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलोजूल प्रति मोल में मापा जाता है। यानी कि क्या बोला है यहाँ पे, जैसे हमको क्या करना था, हमको किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना था तो उस केस में हमको क्या करना था, उस केस में हमको क्या करना पड़ रहा था, उसको एनर्जी देनी पड़ रही थी। बट अब इस केस में क्या है कि हमको ये हमारा पूरा एटम है और इसमें से इसको इलेक्ट्रॉन देना है, कोई इलेक्ट्रॉन इसको देना है। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण जैसे ही करेगा उस केस में ये कुछ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और वही जो रिलीज़ करे एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाएगी। यानी किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्सर्जित की गई ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, या फिर एन एटम रिलीज्ड एनर्जी एट द टाइम व्हेन इट गेट्स एन इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैल्यू डिपेंड्स किस किस पे करती है। ठीक है, तो ये द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज़ द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म एन एनायन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब जब हम बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे तो हमने देखा था कि वो क्या बनाया था, केटायन बनाया था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन मिल रहे थे। अब इसका जस्ट अपोजिट कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो इस केस में क्या करेगा, ये माइनस चार्ज आयंस बनाएगा जिसे एनायंस कहेंगे हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस केस में जो हमारा रेशो था, जैसे हम माने कि हम किसकी बात कर लें, हम बात कर लेते हैं लिथियम की। जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, है ना। तो उसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन्स है। अब इस केस में इसने क्या कर लिया, इन केस अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आता है। तो वही जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, तो उस पर जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है उस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तत्व की प्रकृति के अनुसार यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी हो सकती है। अब जो है ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये दोनों प्रोसेस भी हो सकती है। यहाँ तो हमको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी भी पड़ सकती है या एनर्जी लेनी भी पड़ सकती है ना। उसमें क्या था, आयनन एंथैल्पी थी जो, उसमें तो क्या इलेक्ट्रॉन्स को अगर एटम ने देना है यानी एटम से बाहर करना है तो उस केस में तो हमको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। बट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इस केस में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जिसमें तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी इमिट करेगा, रिलीज करेगा। बट कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिस केस में हमको क्या करना पड़े, खुद को एनर्जी देनी भी पड़े इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के केस में। ठीक है, तो इस केस में क्या कह सकते हैं हम कि इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती है।
क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, कुछ केसेस में ये क्या होती है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है और कुछ केसेस में एंडोथर्मिक होती है, यानी कुछ केसेस में उष्मा शोषी होती है और कुछ केसेस में उष्मा क्षेपी होती है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो हमारा एलिमेंट है उसके नेचर पर, कि उसका नेचर कैसा है, उसका साइज वगैरह पर डिपेंड करेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देनी पड़ेगी या इसको एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके इमिट करेगा। ठीक है, यह मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है परमाणु उतना सरलता से एनायन बना सकता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इसका मान जितना भी नेगेटिव है, अब इसका वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एटम है उससे एनर्जी बाहर जा रही है, तो ये जो एनर्जी रहेगी वो कहीं में रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और जितनी ज़्यादा ये नेगेटिव रहेगी उतनी ही ज़्यादा से जल्दी ये एनायन बनाएगी। ठीक है, उदाहरण 17वें समूह में जो हमारा 17 ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, वो कौन सा होता है? जो 17 ग्रुप था वो पूरा क्या होता है? हैलोजेंस कहलाता है। ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है उनका मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रहता है, जैसे हम हेलोजेंस में बात करें तो हेलोजेंस ग्रुप जो होते हैं वो सारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे 17 ग्रुप होते हैं, है ना। और इनका जो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उस केस में ये क्या होते हैं, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इनका जो ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है ना हमने, उसके अकॉर्डिंग इनके जो लास्ट मोस्ट ऑर्बिट जो होता है इनका जो, उसमें क्या होता है, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है? गेन करना होता है। क्योंकि ये हम ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इनको क्या करना होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इस केस में क्या होता है, इनमें बहुत एफिशिएंसी होती है कि ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? गेन कर सके। इसलिए जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसका मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? नेगेटिव होता है, जिससे इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्या की? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो वही हमको यहाँ बताया कि जिसका मान जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगा वो इतनी जल्दी से क्या करेगा? एनायंस बना लेगा, यानी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आयंस प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, इसके विपरीत और इसी की जस्ट अपोजिट देखिए, जो 17 ग्रुप है उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है क्या की? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इसी के जस्ट अपोजिट हमने पढ़ा है 18 ग्रुप, जिसे हम 0 ग्रुप भी कहते हैं, है ना। उस केस में क्या होता है, उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सभी का क्या होता है? ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। सभी का क्या होता है? वो ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है ना। आप देखोगे तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हमेशा इस तरह से जाएगा, 2 8 जाएगा, 2 8 18 समथिंग। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इनके जो होता है इनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है? टोटली कंप्लीट होता है। अब इस केस में क्या करते हैं, ये बहुत स्टेबल हो जाते हैं। इस केस में ना तो ये एनर्जी क्या करेंगे, एनर्जी क्या, ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो इस केस में अगर इनको हमको देना ही है कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करें? रिड्यूस करें, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? इनको कई ज़्यादा एनर्जी, या फिर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये क्या करें? इमिट करें या फिर क्या करें? गेन करें। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन भी करेंगे तो भी इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? इनको एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करें? गेन करें। क्यों? क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं है कि इनका नेचर नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करें? या फिर गेन करें या फिर रिड्यूस करें। बट अगर हम चाहते ही हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस केस में क्या करना पड़ेगा? इनको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होता है, इनकी जो वैल्यू होती है, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि हमको इनको, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हमको क्या करना है? देना है, कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करें? गेन करें। तो इस केस में हमको इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। बट जो 17 ग्रुप था उस केस में क्या कर रहा था? उनकी टेंडेंसी थी कि वो क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। बट इस केस में क्या करेगा? इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम इसी वजह से हमको क्लियर हो रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती है। और वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे जो एलिमेंट्स रहेंगे उसके नेचर पर। उनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो स्टेबल है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव रहेगी। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव उस केस में रहेगी जब हमारा एलिमेंट रहेगा उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? इजीली क्या कर सके? ले सके,
है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लियर हुई आपको। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन हुआ, है ना। ऑक्सीजन में क्या होती है, ऑक्सीजन जो होता है वो कौन से ग्रुप का होता है, ऑक्सीजन जो होता है कौन से ग्रुप का होता है, कौन सा होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन होता है 16 ग्रुप का। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, यानी कि क्या है, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, अगर हम इसको हून के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, है ना। हमने देखा है 1 2 3 एंड देन ये कंप्लीट हुआ, और इसमें क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की कितनी कैपेसिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है, काय के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। ये पी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 हो सकते हैं, और ये कितने, 4 ही है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन और क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो रहेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू नहीं, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा कितनी होगी, ऋणात्मक होगी, यानी नेगेटिव होगी। जिस केस में क्या कर पाएगा, इजीली क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ले पाएगा। कितने कैपेसिटी तक, 2 तक। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है कि कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फिलहाल 2 ले सकता है। ठीक है, बट हमको अगर हम चाहते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, यानी इसका ऑक्टेट जो है ऑक्सीजन का वो कंप्लीट हो गया 2 के केस में, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि और इलेक्ट्रॉन्स ले, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी तक ये क्या कर रहा था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इसने इतनी एनर्जी क्या करी, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिया, उसने क्या करी, एनर्जी क्या करी, इमिट करी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कैपेसिटी थी उसकी, वो एनर्जी ले सकी। अब वो क्या हो गया है, जो पहला वाला जो रहेगा उस केस में तो एनर्जी क्या रहेगी हमारी, वो नेगेटिव रहेगी। बट जब हम जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो देंगे उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो नए और इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे उनकी और जो प्रीवियस वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, जिस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले तो उस केस में हमको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी उनको देनी पड़ेगी। यानी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी उसकी वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी, बट जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये किस पर डिपेंड करती है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन, जो हमारा एलिमेंट्स होता है उसके नेचर पर डिपेंड करेगी। कौन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब फैक्टर्स देख लें हम। सबसे पहला दे रखा है परमाणुविक त्रिज्या, यानी एटॉमिक रेडी। अब एटॉमिक रेडी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किस तरह से इफेक्ट करती है, सामान्यतः परमाणु त्रिज्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है, अर्थात कम हो जाता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है। वही बताया है कि परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडी अगर बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडी बढ़ने से न्यूक्लियस और जो लास्ट मोस्ट ऑर्बिट होगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर देना चाहते हैं तो न्यूक्लियस इतना टेंडेंसी नहीं दे पाएगा, यानी कि इतनी कैपेसिटी से उस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखा है प्रभाकीय नाभिकीय आवेश, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश बढ़ने से वही है, अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा नहीं, न्यूक्लियस की जो चार्ज है वो इंक्रीज होगा, तो इस केस में क्या होगा, जो लास्ट ऑर्बिट रहेगा, यानी लास्ट सेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, बिल्कुल अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है ना, प्रॉपरली क्या कर पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम कोई नया इलेक्ट्रॉन भी दे दें तो वो भी क्या होगा, उसको जो हमारे न्यूक्लियस होगा वो अच्छे से क्या कर पाएगा, बॉन्ड कर पाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा इमिट होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी। उसके बाद आवरणी प्रभाव या वेधन प्रभाव, यानी स्क्रीनिंग एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट होने की वजह से भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम नेगेटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और लास्ट मोस्ट जो ऑर्बिट है उनके बीच की जो
कैपेसिटी यानी जो इनके बीच का जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो इस केस में भी क्या होता है, जो हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी रहेगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी यानी कि कम नेगेटिव होगी। अब जो नेक्स्ट दे रखा है हमको, वो दे रखा है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ना, उस पर वो कैसे इफेक्ट करेगा, वही है। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन नहीं करेगा। बट अगर इनका जो लास्ट उपकक्ष है यानी इनका जो लास्ट सबसेल है वो क्या है, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, तो वो क्या कर पाएगा, इजीली क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले पाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे कम कौन लेता है, देखो अगर किसी हम मानते हैं पी, जो हमारा लास्ट सबसेल है वो पी है, ठीक है, तो उस केस में अगर ये पी पूरी तरह कंप्लीट है ना, और इसके बाद कोई सेल नहीं है हमारे पास, है ना, यानी कि हम बात कर रहे हैं जीरो ग्रुप की, है ना, उसमें क्या होता है, उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। तो इस केस में अगर पी लास्ट हमारा सबसेल आ रहा था सेल, है ना, और उसको पूरी तरह कंप्लीट है, तो इसकी बहुत जीरो चांस होंगे कि वो क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाए, ले पाए। उसके बाद आती है हाफ फील्ड की बात। अगर इस तरह से जो हमारा सबसेल है वो इस तरह से हाफ फील्ड भी है, तो इस केस में भी वो क्या होगा, इससे कम स्टेबल, बट अगर हम इनकम्प्लीट देखें, है ना, इस तरह से हो, तो इस केस में इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी इसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी वो इससे कम बट इससे ज़्यादा रहेगी। तो वही बताया यहाँ पे कि हम पढ़ रहे हैं ना फील्ड और हाफ फील्ड, तो वो इस वजह से ये कि इनकी एनर्जी जो होती है, ये दोनों क्या होते हैं, एक तरह से कुछ केस में इन्हें स्टेबल माना जाता है, ठीक है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हमको देना है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा इन द कंपेरिजन ऑफ इट। वैसे है तो ये भी हाफ फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी भी रखता है, बट ये कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए हर ऑर्बिट में, तो इस केस में क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इन दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, एक सहसंयोजी अणु में किसी परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उसकी परमाणु का या तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी द कैपेसिटी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यानी किस तरह से हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। हम बात करते हैं H और F की, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, हमने अभी हाल देखा कि जो हमारा फ्लोरीन होता है ना, वो क्या होता है, हाईली नेगेटिव चार्ज होता है ना, और जो ये हमारा हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, और किस तरह का बॉन्ड है इनका, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करके इनका जो बॉन्ड बना है वो बना है HF बना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जब इस तरह का बॉन्डिंग बना है तो इस केस में भी क्या कर पाए, जो हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है यानी जो एटम है वो क्या कर पाए, इस जो बॉन्ड इन दोनों ने शेयरिंग से बनाया उस बॉन्ड को क्या कर ले, हल्का सा क्या कर ले, अपनी ओर क्या कर ले, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड हमने प्रोड्यूस किया है यानी बनाया है इनके बीच में, उसको क्या कर ले, ये अपनी ओर ज़्यादा क्या कर ले, खींच ले। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयन होता है इस पर माइनर नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, जिसने कोवेलेंट बॉन्ड अपनी ओर ले लिया है, जो हाईली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाए, यानी कि आंशिक रूप से इस पे क्या आ जाए, धन आवेश आ जाए। तो इस केस में क्या हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी कि जो कैपेसिटी होती है काई की कोवेलेंट बॉन्ड को अपनी ओर क्या करने की, अट्रैक्ट करने की, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पे करती है, आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की भांति इसका परम मान भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी कि इसको भी क्या होता है, पूरी तरह से
हम नहीं काउंट कर सकते, बट फिर भी अनेक संख्या सूचक पैमाने जैसे पॉलिंग पैमाना, मोलिकन पैमाना, अलर्ट रोचो पैमाना, तो इन सारी कुछ चीज़ें होती है जिसके बेसिस पे इसको क्या करा जाता है, कंसिडर किया जाता है, जिसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता के 4.0 मान के सापेक्ष अन्य तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात की जाती है। हमें पता है जो फ्लोरीन होता है वो बहुत क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इसी के बेसिस पर ही दूसरी जो एलिमेंट्स होता है हमारे उसकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर की जाती है। इसके मान इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं, अर्थात जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं उनके विद्युत ऋणात्मकता के मान भी उच्च होते हैं। यानी कि क्या ये किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पर, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यही बताया था कि जिसमें टेंडेंसी होगी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन क्या करने की, ग्रहण करने की, गेन करने की, वही क्या होंगे, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो उसी पे डिपेंड करता है ये क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करने की, जिसकी ग्रहण करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी वही क्या होंगे, उनकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है ना। अब हम देख लेते हैं कि ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो देखा है परमाणु अभाव यानी एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, यानी कि क्या होगा, अगर एटॉमिक साइज क्या होगी, बड़ी होगी, एटॉमिक साइज बड़ी होगी, भाई हमने जो बात की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, एटॉमिक साइज बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और लास्ट मोस्ट जो ऑर्बिट होएगा हमारा उसके बीच क्या हो जाएगा, कनेक्शन कम होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या होगा, टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि जो है वो उन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, प्रॉपर कनेक्शन नहीं रह पाएगा। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। उसके बाद दे रखा है प्रभाकी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, है ना, और यही चार्ज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। उसके बाद दे रखा आवरण प्रभाव यानी शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट अगर वर्क कर रहा होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद दे रखा है ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब परमाणु ये क्या होता है, परमाणु पर धनावेश बढ़ने पर उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तथा ऋणावेश बढ़ने पर उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में निम्न होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, जो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसने क्या करें इलेक्ट्रॉन्स को कितना क्या करा है, रिड्यूस किया है, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन, इसने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, रिड्यूस किया हुआ है। तो इसी वजह से इसमें Fe+3 चार्ज है, इसमें Fe+2 चार्ज है। अब ये जो चार्ज है वो हमको क्लियर कर रहे हैं कि जो Fe में है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किए गए हैं और Fe+2 जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किए गए, यानी उसने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट किया है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया है। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज इसी वजह से। अब इस केस में इनकी जो कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की, लेने की यानी गेन करने की, वो दोनों में से किस में ज़्यादा होगी, और वैसे जिसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, है ना। तो वही बताया है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी जो हम बोल रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो बात कर रहे हैं वो क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है काय की, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, जबकि इसकी कैपेसिटी कम होगी क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो वही यहाँ पे बताया है कि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा, और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही है वैलेंसी के बारे में। अब वैलेंसी क्या होती है यानी संयोजकता क्या होती है, तो संयोजकता वही होती है कि अगर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को या तो
क्या करने की, गेन करने की या फिर इमिट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। किस तरह से, जिस तरह से हमने देखा हुआ है कि जो हमारा 1s ग्रुप है, यानी कि कौन सा ग्रुप है, जो हमारा 1s ग्रुप होता है फर्स्ट वाला जो एस ब्लॉक में है, यानी जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा, फर्स्ट एस, जो एस ब्लॉक हमारे 2 होते हैं, है ना, उसमें से जो फर्स्ट है जिसे हम एल्काली अर्थ मेटल कहते हैं, और एल्काली मेटल कहते हैं, और दूसरा जो एल्काली अर्थ मेटल जो है ना, इसमें जो होता है इनका जो हम नॉर्मल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं, 1s1 लिखते हैं, और इसका क्या लिखते हैं, 1s2 लिखते हैं, है ना। यानी कि हम बताते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो s ऑर्बिट में जाएगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा किसमें, s ऑर्बिट में, जो लास्ट वाला ऑर्बिट रहेगा उसमें, और इसमें क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। किस तरह से, हम एग्जांपल लेते हैं ना सोडियम का, सोडियम की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, और ये कौन से ग्रुप में आता है, ये 1s ग्रुप में आता है ना, ये कौन सा है, 1s ग्रुप में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 3s1, ये पढ़ा हुआ है हमने, हम देख सकते हैं किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, ये अबव के जो हमने रूल पढ़ा हो उसके बेसिस पर हम कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या गया है, एस ऑर्बिट में गया, इसलिए हम इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। बट इसकी जो वैलेंसी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, जैसे इसका ऑक्टेव कितना कंप्लीट है उसके बेसिस पर। जो 1s ग्रुप है, यानी कि जो 1 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इसकी जो कैपेसिटी होती है, हमने जब पढ़ा था ना कक्षकों के बारे में, तो उसमें पढ़ा था हमने, जो एस ऑर्बिट होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिट होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिट होता है उसमें 10, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। और इसके अलावा हमने सेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारा फर्स्ट सेल होता है यानी के वाला जो होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ऑक्टेव देखें इसका, तो इसका ऑक्टेव किस रहेगा, 28 रहेगा, है ना, और क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है, यानी क्या कर सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी हम 1 बता सकते हैं। इसी के अपोजिट हम देखें, अगर इसका ऑक्टेट हमको कंप्लीट करना हो, तो हम कहीं ना कहीं इसमें क्या करने पड़ेंगे, हमको 7 इलेक्ट्रॉन हम दे भी तो सकते हैं इसमें। यहाँ तो क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, हम हटा दें इसमें से, या फिर इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, जोड़ दें इसमें, तो वही इसकी वैलेंसी कहलाएगी। यानी कि किसी भी, तो वही हम कह सकते हैं कि हमारा जो होता है, हमारी जो क्या होती है वैलेंसी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है कि कितने बॉन्डिंग हमारा जो एलिमेंट है वो बना सकता है, उस पर डिपेंड करती है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तो वो डोनेट कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमारा कोई भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर कितने बॉन्डिंग बना सकता है, यानी कितने टाइम हाइड्रोजन कितना उनसे जोड़ा जा सकता है, उसकी कैपेसिटी उसकी क्या कहला सकती है, उसकी संयोजकता या वैलेंसी कहला सकती है। या फिर हम इसको ये कह दें कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बात की आपसे एस की, तो मैंने बताया कि जो फर्स्ट एस जो होता है, एस वाला जो फर्स्ट ग्रुप होता है, उसकी वैलेंसी हो गई +1। क्यों, क्योंकि वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर डोनेट कर सकता है। जो सेकेंड होगी उसकी हो जाएगी +2, यानी क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इनकी क्या होती है, ये वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी कि चेंज नहीं होती। बट हमारे जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको टेबल में दिया हुआ है, जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो होती है संयोजकता, वो क्या होती है, परिवर्ती संयोजकता बोलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, वो डिफरेंट क्या दिखाता है, वैलेंसी जो करते हैं वो, है ना। अब देखें हम, जो एस ब्लॉक रहेगा उसमें जो फर्स्ट ग्रुप रहेगा उसकी वैलेंसी 1, जो सेकेंड ग्रुप रहेगा उसकी वैलेंसी 2 रहेगी। उसके बाद देखें हम 18 ग्रुप की बात करें, तो 18 ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि उसके जो ऑक्टेव होते हैं वो टोटली कंप्लीट होते हैं, तो वो कहीं भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या ना ही गेन करेंगे, ना ही क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगी, उनकी वैलेंसी क्या होगी, वो 0 होगी। अब हम बात कर रहे थे पी ग्रुप की, है ना। तो पी ग्रुप जो हमारा होता है वो होता है 13 से 17 के बीच, है ना। 0 ग्रुप भी इसमें आता है, 0 को हम काउंट करते ही नहीं, जो 18 ग्रुप है उसको, तो 13 से 17 के बीच में आता है।
है ना। तो इनकी जो न्यू संयोजकता देखें, अगर हम न्यू इसकी वैलेंसी देखें तो 3, 4, 5, 6, 7 होनी चाहिए, है ना। बट इसी के साथ साथ ये 3, 4, 3, 2, 1 वाली भी दिखाते हैं। किस तरह से, जैसे ये रहा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये सारे क्या होते हैं फर्स्ट एलिमेंट है किसके 13, 14, 15, 16 और 17 ग्रुप के, ठीक है। तो इसमें एल्यूमिनियम है, उसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है ना। जो सिलिकॉन है वो 4, फॉस्फोरस जो है वो 5 और 3, 2 टाइप से वैलेंसी दिखाता है ना। जो 16 है एस सल्फर है वो उसकी जो होती है 6 भी हो सकती है और 2 भी होती है। उसके अलावा क्लोरीन है वो 7 और 1 की भी दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है एलिमेंट्स की जो वो हो सकती है कि क्या हो सकती है, लगे एलिमेंट जो रहते हैं हमारे उनकी जो वैलेंसी हो सकती है वो डिफरेंट भी हो सकती है। अब हम आगे बात करते हैं। आज का संयोजकता की जगह ऑक्सीकरण अवस्था पद को अधिक उपयुक्त समझा जाता है। जो हमारा वैलेंसी होती है यानी कि हम जिसकी संयोजकता की बात कर रहे थे उसी की सेम कंसिडर किया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही होता है जो संयोजकता होती है, पर आजकल इसको किस नाम से ज़्यादा ढंग से माना जाता है ऑक्सीकरण अवस्था में। ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश को कहते हैं जो अणु के केंद्रीय परमाणु के पास बचा रहता है यदि उसके चारों ओर के सभी इलेक्ट्रॉन सही परमाणु अपने ऑक्सीकरण अवस्था से अलग हो जाए। ऑक्सीकरण अवस्था का मान संयोजकता के समान या भिन्न हो सकता है, परंतु उस संख्या के पहले आवेश लिखा जाता है। यानी कि क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यानी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है उसकी वैल्यू होती है तो कुछ कुछ संयोजकता के साथ ही है, पर कुछ की क्या हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है ना। और ये किस पे डिपेंड करती है कि यानी कि जो हमारा कोई भी एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है उसके पास रख पा रहे हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे क्या कर रहे हैं आकर जोड़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। किस तरह से, जैसे आपको सल्फर का एग्जांपल दिया है SF6 है ना, इसने जो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है वो क्या देखिए +6 दे रखी है। ये किस तरह से काउंट की जाती है, जैसे हमारा SF6 दे रखा है हमको, है ना, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फर की, है ना, और प्लस करके हम जो फ्लोरीन होता है और टोटल कितने हमारे पास 6, और इसका चार्ज क्या होता है फ्लोरीन पर चार्ज -1 होता है ना, इक्वल में रखेंगे हम 0। तो हम देखते हैं कि अगर इस केस में देखें तो हमारा एस बराबर कितना आ जाएगा 6 वैल्यू आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो सल्फर है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है 6 होती है। हमको बोला गया है ना यहाँ पे जो अणु के केंद्रीय परमाणु के पास बचा रहता है यदि उसके चारों ओर के सभी परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था से अलग हो जाए, यानी कि वही बताया गया है यहाँ पे कि इस तरह से क्या हो सकती है अलग अलग क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे H2S है तो इस केस में क्या होगी -2 होगी, है ना, वही इस हिसाब से इसकी वैल्यू काउंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। H2S के केस में किस तरह से, जैसे हमको H2S के केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो सल्फर की जगह हम S रखेंगे और जो हमारा H है हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन जानते हैं कि हाइड्रोजन पर क्या होता है +1 चार्ज होता है और 2 हाइड्रोजन दिए हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल में 0। तो हम देखेंगे कि x बराबर क्या आ रहा है -2 आ रहा है, यानी कि वही है कि हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सल्फर के लिए एक जगह -2 है और एक जगह +6 है। तो किस पे डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर आकर जुड़ रहे हैं, है ना, और किस तरह से वो क्या कर रहा है बॉन्डिंग प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स सब उसके पास रह जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं जितने भी हमको दिए हुए हैं एलिमेंट्स, है ना, उन सब की क्या निकाल सकते हैं वैलेंसी हम काउंट कर सकते हैं। वैलेंसी एक अलग चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग चीज़ होती है ना। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी उनकी जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड करती है, जबकि जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, कितने जो परमाणु है उसके पास क्या रह जाते हैं बच जाते हैं, है ना, यानी कितना जो है सेंटर जो हमारा कोई अणु बना है यानी कि वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे से बचे हुए हैं, यानी कोई कंपाउंड उसमें किस तरह से जुड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करता है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने देखी अभी 2 के एग्जांपल्स देखे, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो हो गया है कंप्लीट। अब हमको जो पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।